कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत तो बढ़िया। है, लेकिन आजकल बहुत हॉट टॉपिक हो रखे हैं राहुल गांधी जी। होना भी चाहिए। मेरा एक मानना है, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। खुल के बोलिए। मेरा ये मानना है कि जब जब राहुल गांधी जी बोलते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे लीडर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बोलते हैं वो शेर की तरह दहाड़ते हैं और गीदड़ों की जो भारतीय जनता पार्टी की फौज है वो म्याऊं म्याऊं करके बाहर आ जाती है। एक एक पैटर्न है। राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे, भाजपा के दो रुपल्ली के ट्रोल, और अधिकांश नेता भी अब वो बन गए हैं, पूरी आर्मी जो ट्विटर की है या सोशल मीडिया की है, जो ट्रोल आर्मी है, बड़े मंत्री, आउट ऑफ पावर, आउट ऑफ जॉब, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, वो एक पैटर्न की तरह बाहर आते हैं और उनको अटैक करते हैं। और अटैक पे अगर आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में अटैक बिल्कुल होना चाहिए। आप तथ्यात्मक रूप से अटैक करिए, उनकी एक क्लिप को उठाकर उसको दिखाना, और फिर हाँ, चरण चुंबक मीडिया बाकी काम वो करता है। तो क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ, अब मैं पिछले, मुझे लगता है चरण कि चुंबक, चरण चुंबक, चरण चंपक, चरण वंदन, जो भी कह लीजिए, बड़े सारे अलंकार हैं इन लोगों के लिए। लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ रूम्स आजकल एडिटर नहीं चलाते। हम लोग जब थे तो हम न्यूज़ रूम चलाते थे और किसी की मजाल नहीं थी कि वो हमारे न्यूज़ रूम में इंटरफेयर कर सके। आज की तारीख में पीएमओ का एक चपरासी न्यूज़ रूम चलाता है, एक व्हाट्सएप भेज देता है और सारे चरण चंपक, चरण चुंबक उसमें लग जाते हैं। और ये जो पैटर्न है कि जब जब राहुल गांधी जी बोलेंगे और ऐसे लोग आकर उनको अटैक करते हैं, ये एक पैटर्न है। ये कुछ ही लोग भी करते हैं, ये भी असलियत है, जिनका वजूद ही राहुल गांधी को अपशब्द कहने से है। अगर आपका वजूद कुछ बड़ा करने से होता तो आप जरूर करते। आपका अस्तित्व ही है कि आप राहुल गांधी को क्या कह सकते हैं। अब उसमें से कुछ महिला मंत्री हैं, कुछ सूचना प्रसारण के मंत्री हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से अभी टीवी में चल रहा है, हम लोग टीवी से तो नहीं है बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि वैसा कोई माइंडसेट लेके आए। आजकल टीवी वाले शर्मिंदा होते हैं अपने आप को कहने के कि हम टीवी से हैं। नहीं, हमें खुशी है कि हम यूट्यूब से हैं। खैर, तो राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा, उसको लेकर के टीवी डिबेट में आज बहुत गर्मा गर्मी छाई हुई है। अभी परसों नरसों के मैं आपके कोई डिबेट देख रहा था जिसमें कि बात हो रही थी कि अमेरिका और रूस थोड़ी ना आके यहाँ के संविधान को बचा लेंगे। तो वो जो पार्ट था जो उन्होंने कहा, क्या आपकी नज़र से वो सही है? 100%। उन्होंने क्या गलत कहा उसमें? दिक्कत की बात यह है कि हर व्यक्ति जिसकी उनके कहे के बारे में राय है उसने सुना ही नहीं है। 28 फरवरी को उन्होंने अपना कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल में लेक्चर दिया एज अ विजिटिंग फेलो। मुझे लगता है बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का एक सांसद अपने अल्मा माटर में, और वो यूनिवर्सिटी जिसने आइंस्टाइन और जिसने जहाँ पे चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग पढ़े, पंडित नेहरू जैसे लोग पढ़े, खुद राहुल जी वहाँ पे पढ़े हैं, वहाँ पर जाकर वो एक लेक्चर देते हैं और लेक्चर का टॉपिक है लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा का ये सबसे बड़ा मैसेज था। हम लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, इस सरकार ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, लेकिन अधिकांश सार्वजनिक जीवन के लोगों ने लोगों की बात सुननी छोड़ दी, अपनी मन की बात थोपते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसमें जो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने तो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सत्ता पक्ष में हूं और एक विपक्ष का सांसद जाके ऐसी बात बोले, क्या कहा उन्होंने? कहा, जिसने भी ये सुना पूरा और समझा, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हाथ तंग है भाजपा का। हिंदी में तंग दिखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, बेचारे झूठ फैलाने में मशगूल थे। अंग्रेजी में तंग यहां पर दिख रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये जो दुनिया है ये दो सिरों से अमेरिका और चीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत का जो लोकतंत्र है वो एक सौगात है विश्व के लिए। व्हाट डज पब्लिक गुड मीन? पब्लिक गुड मीन्स कि एक सौगात है विश्व के लिए। और भारत के लोकतंत्र का हाल, क्योंकि यहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, वो डिटरमिन करेगा दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होगा आगे चल के। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को लोकतंत्र का पिवटल पॉइंट बना दिया। ये कहा कि हम निर्धारित करेंगे कि बाकी लोकतांत्रिक देशों का क्या हाल होगा। इसके लिए तो खड़े होकर मोदी जी को ताली बजानी चाहिए। मोदी जी ने अपनी ट्रोल आर्मी छोड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का यह कहना कि भारत का लोकतंत्र, और उन्होंने फिर बिल्कुल खुल के कहा, उनसे सवाल पूछा गया, पॉइंटेड सवाल, आपके वीकनिंग लोकतंत्र पे, वीकनिंग डेमोक्रेसी पे, उन्होंने कहा दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम। ट्रांसलेट करके बताती हूँ, हमारी समस्या है, अंदरूनी समस्या है, भारतीय समस्या है, इसका समाधान हम खुद ढूंढेंगे। लेकिन हां, 140 करोड़ लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, उस लोकतंत्र की दशा
बाकी लोकतंत्रों की दिशा डिसाइड करेगी। इसमें मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता है। मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि भारत की आज एक ऐसी भूमिका है कि हम अमेरिका और चीन के बीच बटे हुए विश्व में एक कारगर भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने तो महात्मा गांधी की बात करी, इससे भी इनको और इसलिए उसे बचाने के लिए अमेरिका और रूस को आना चाहिए भारत। उन्होंने ये कब कहा? आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको दावे के साथ चैलेंज करती हूँ। मैं भाजपाइयों को चैलेंज करके हार चुकी हूँ क्योंकि वो बेचारे झूठ के पुतले हैं। भाजपाइयों के साथ क्या है कि एक क्लिप निकाल के उड़ जाएंगे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, एक वो बीबीसी के संदर्भ में बात कर रहे थे एमपी से, उन्होंने कहा यू शुड सी द कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, यू गाइस आर कीपिंग क्वाइट। आई मीन उनका फर्म है, उनके फर्म पे रेड हुआ है क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें कहां उन्होंने आह्वान कर दिया किसी का? मतलब मैं फिर से कहूंगी, और मुझे कोई इसमें क्योंकि मेरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों दुरुस्त है। जब हिंदी में वो भारत जोड़ो यात्रा में बोल रहे थे तो भी चरण चंपकों को दिक्कत थी, तभी जो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज सरगना थे वो लगे हुए थे। अब अंग्रेजी में भी दिक्कत है, तो एक अच्छा ट्रांसलेटर रखना चाहिए इन लोगों को। ये सवाल मैंने जानबूझ के 2 बार दोहराया। आप तीसरी बार भी कहिएगा तो मैं इससे और पुरजोर तरीके से जवाब दूंगा। नहीं, मैं तीसरी बार नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तीसरी बार ये कहूँगा कि क्या आप मानती हैं, सुप्रिया सुनीत मानती हैं कि आज की राजनीति सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के परसेप्शन पर लड़ी जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक है। 4000 किलोमीटर की जो हमने पदयात्रा करी, कन्याकुमारी से कश्मीर, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हमसे जुड़े, और मैं इसमें बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूं कि राहुल गांधी जी ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को ताक पे रख के ये यात्रा करी। और ऐसे व्यक्ति ने ताक पर रख के यात्रा करी जिनके परिवार के 2 सदस्यों की बड़ी निर्मम हत्या हुई है इस देश में, जिन्होंने शहादत दी है। और वो, अगर वो सड़क की लड़ाई नहीं है तो सड़क की लड़ाई तो इससे बड़ी, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम कोई विश्व में हुआ है। और उस सड़क की लड़ाई में लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर एक ही बात बोली है। 9 साल से एक आदमी के मन की बात सुन के हम तंग आ चुके हैं। हमारी बात सुनिए, ये जनतंत्र है जहां पर जनता की बात सुननी। क्या बोल रहे हैं लोग? लोग को कह रहे हैं महंगाई है, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, लोग कह रहे हैं आर्थिक असमानता है, लोग अटानी के घोटाले पर सवाल पूछ रहे हैं, लोग चीन के अतिक्रमण पर सवाल पूछ रहे हैं, लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप ये सारे मुद्दे उठाते हैं और उसका एक भी जवाब सत्ता पक्ष से नहीं आता, तो इसका क्या मतलब लगाया जाए? आप महंगाई का मुद्दा उठा लीजिए, मैं जी लहसुन प्याज नहीं खाती। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए, पकौड़े तल लो, वो भी नौकरी है। आप अडानी का मुद्दा उठा लीजिए, अडानी का नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री जी। 2 घंटे 40 मिनट के दोनों वक्तव्यों में कांपते हाथों से पानी जरूर पीते हैं क्योंकि गला सूख रहा था, डर लग रहा था। चीन की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, बिना पलक झपकाए झूठ बोला, आज वो चीन कहता है। आप कोर कमांडर की मीटिंग के देख लीजिए क्या मिनट्स आते हैं, उसमें चीन का पीएलए कहता है व्हाट इज द फस अबाउट। आपका प्रधानमंत्री भी तो कह रहा है कोई घुसा हुआ नहीं। अब यह अलग बात है कि 20 जवानों की शहादत हुई, 20 जाबाजों की शहादत का बदला तो लाल आंखें थी, लाल शर्ट पहन के खड़े हो गए माननीय, और लाल शर्ट पहनने के बाद चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया, $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। इस पर कौन चर्चा कर रहा है? हम तो ये सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी ने तो जितनी विनम्रता से, और मैं इतनी विनम्रता से नहीं बात करती हूँ, ये भी मैं कह रही हूँ, सीख रही हूं उनसे विनम्रता थोड़ी। राहुल जी ने जितनी विनम्रता से, दिखता है आजकल सोशल मीडिया पे, जितनी शालीनता से, जितनी गरिमा से राहुल जी ने सदन में सवाल पूछे अडानी पर, उसका एक जवाब नहीं आया। क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्यों छुपाना चाह रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए ना, कर लीजिए बहस। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे छुपेंगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, लेकिन अडानी पर तो आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, ओवर वैल्यूएशन का, स्टॉक रिगिंग का, और सबसे बड़ा आरोप है कि कैसे बेनामी पैसा शेल कंपनी से लाया गया। मैं यहाँ पे इसलिए रोकूंगा आपको क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा सोशल मीडिया और मीडिया में जो खबरें हैं, और एक लाइव वीडियो भी मैंने देखा संबोधन का, आई थिंक आपको भी याद होगा। किसका? तो अडानी जी पे जो हमला है, उन्होंने भी साफ स्पष्ट आके कहा है कि देश पे हमला है क्योंकि देश का एक उद्योगपति ऊपर जा रहा है। आप उन पे लांछन लगा रही हैं। कोई देश से आगे बढ़ता है तो आपको क्यों प्रॉब्लम होती है? अडानी जी 609वें नंबर पर थे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में। हमारे यहाँ के 10 लोग टॉप 10 में हो, हम उठ के ताली बजाएंगे। वो नंबर 2 पर पहुंच गए, मोदी जी की कृपा रही। अडानी जी नंबर 2 पर पहुंच गए, बाकी देश का क्या हाल हुआ? जिस साल अडानी जी 609वें नंबर से 2 नंबर पे पहुंचते हैं, उस साल हिंदुस्तान के 11,655 लघु मध्यम MSMEs जिसको कहा जाता है वो बंद हो जाते हैं।
उस साल 83% जनता के आय घट जाती है। इसके बारे में चर्चा कौन करेगा? इसके बारे में चर्चा कौन करेगा कि आज अडानी जी एक लीडिंग मोनोपोली है, एकाधिकार है उनका पोर्ट में, एयरपोर्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सीमेंट में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, डिफेंस में। ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें वो नहीं, और ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें उनकी एंट्री के लिए रूल नहीं बदले गए? अरे भाई, एयरपोर्ट पर तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और नीति आयोग ने लिखित में कहा है, आपत्ति जताई है, रूल बदल दिया गया, नहीं वो आ सकते हैं। पोर्ट में लिखित आपत्ति, रूल बदल दिया गया। हमें किसी के उत्थान से, किसी की उड़ान से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत यह है कि जब आप रूल बदल के एक ही व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं तो आप कहीं देश के बाकी लोगों के साथ, उनकी अस्मिता के साथ, उनके मौकों के साथ, उनकी प्रॉस्पेरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दीजिए, लाइए अडानी जी को, लाइए किसी और को। और एक मिनट, मैं इसलिए इस बात का उल्लेख जरूर करूंगी, 10 सेकंड लूंगी। जब ये लीडिंग मोनोपोलीज हैं और इन पर ये आरोप है कि इनके थ्रू एक शेल कंपनीज का वेब है जिससे बेनामी पैसा आ रहा है, सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है ये किसका पैसा आ रहा है डिफेंस में, ये किसका पैसा आ रहा है पोर्ट्स में, ये किसका पैसा आ रहा है एयरपोर्ट्स में। मैं जब बिजनेस जर्नलिज्म करती थी तो आपको 10 एजेंसी बता सकती हूं जो अभी तक चढ़ बैठी होती, ईडी, सीबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, एमसीए, इरडा जो रेगुलेटर है एलआईसी का। आप मुझे एक बात बताइए, हम सब लोग छोटे शहरों से आते हैं, मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आती हूं। एलआईसी के इन्वेस्टमेंट को सबसे सेफ माना जाता था और ये लाइन भी है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट मेरा ड्राइवर भी करता है, मैं भी करती हूं। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया, जितना पैसा उन्होंने डाला था उससे घट गया, 80,000 करोड़ रुपए करीब उनके खत्म हो गए। कौन सवाल पूछ रहा है? 30 करोड़ पॉलिसी धारकों को क्या सवाल है सरकार के पास? जिस स्टॉक में इस देश के प्राइवेट म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगाते हैं उसमें एलआईसी और एसबीआई ने पैसा लगाया है। उन्होंने अपना एफपीओ विड्रॉ कर लिया, नहीं तो एलआईसी और एसबीआई 525 करोड़ लगा के खड़ा था। ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? आप लोगों को यह अचंभित नहीं करता है? अडानी के लिए राहुल गांधी संसद में खड़े होकर बोलते हैं, आप टीवी मीडिया डिबेट में बोलती हैं, लेकिन वही अडानी जब इन्वेस्टमेंट की बात राजस्थान में करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं, तो इसका जवाब कांग्रेस के पास बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप बिडिंग करिए, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए, 10 आपके पास बिड्स आए और उसमें L1 बिडर को मिल जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अडानी जी को भी जो प्रोजेक्ट्स L1 बिडर के थ्रू मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों को डरा के, क्या इसमें कोई मोनोपोली नहीं होती है? कैसे होती है मोनोपोली? मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक ये कारोबार है, हम यहाँ पे 7 लोग हैं, हम क्योंकि सब लोग केंद्रीय सरकार भी तो बिडर के थ्रू ही चीजें करवा रही है ना। केंद्रीय सरकार ने बिडर्स के थ्रू एयरपोर्ट के रूट रातों रात बदले? क्या केंद्रीय सरकार ने बिडर्स के थ्रू पोर्ट के रूल बदले? क्या केंद्रीय सरकार ने बिडर्स के थ्रू एलआईसी को कहा कि इस पर जाकर इन्वेस्ट करिए जहां पर प्राइवेट म्यूचुअल फंड नहीं इन्वेस्ट कर रहा है? क्या केंद्रीय सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग की आपत्ति के बाद भी इन्वेस्टमेंट किया बिडर्स को देखकर किया? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय सरकार ने लगातार, और इस पर हम एक खुलासा करने वाले हैं तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत सारे एसेट्स जो अडानी जी को एनसीएलटी से, आईबीसी के जरिए मिले, जहां पर दिवालिया घोषित करके एसेट्स दे दिए जाते हैं, अधिकांश एसेट्स जो थे, अधिकांश कंपनियां जो थी उनके पास, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। अब जिसकी कनपटी पर आप ईडी की बंदूक लगा दीजिएगा, वो मरता क्या ना करता, वो क्या कहेगा? नहीं हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हमने दे दिया। सबको पता है जीवीके का मुंबई एयरपोर्ट कैसे मिला अडानी जी को। क्या ये बात छुपी हुई है? मतलब सरकार बेशर्मी और थेथरई जो हमारे यहाँ कहा जाता है करे, वो अलग बात है। हम अच्छा, नहीं होने एक बात बताइए, अगर किसी को हम कोई काम देते हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि हम पहले पता करते हैं कि वो उस काम के लायक है या नहीं। मैं जहाँ तक जान रहा था, अडानी जी को पोर्ट के लिए जानता था, पावर प्लांट्स के लिए जानता था, सोलर एनर्जी के लिए जानता था। एयरपोर्ट का कौन सा मतलब एक्सपीरियंस ऐसा कुछ था? फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने क्या लिखित दिया? उन्होंने 2 लिखित आपत्तियां दी। उन्होंने कहा, पहली बात, जिस व्यक्ति या जिस समूह के पास एयरपोर्ट का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है उनको एयरपोर्ट मत दीजिए। और दूसरा, उन्होंने आपत्ति जताई कि 2 से ज्यादा एयरपोर्ट तो किसी को देने नहीं चाहिए क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों आपत्तियों को दरकिनार करके रातों रात रूल बदल दिए गए और उनको एयरपोर्ट थाम दिए गए। कितने? 6 है ना? 6 एयरपोर्ट एक साथ, 5 एक दिन दिए गए थे, अगला एक जो था वो अगले दिन दिया गया। आपने सारे एयरपोर्ट दे दिए। अब लखनऊ एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि अडानी ने फीस बढ़ा दी है, लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ना महंगा हो जाएगा। तो भैया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठा रहे थे, यहां तो हवाई चप्पल भी उतारने पर तुल गए आप। हवाई जहाज तो बड़ी दूर की बात है। तो जब
मतलब मजाक के आगे जब नीति निर्माण एक व्यक्ति को लेकर होता है, ये इनको बड़ी दिक्कत है फॉरेन पॉलिसी पे हम लोग जो बोलते हैं। हाँ, दिक्कत तो होगी, क्योंकि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक व्यक्ति को अपने हवाई जहाज में बिठाकर दुनिया भर में ले जाकर कारोबार दिलाना है। बांग्लादेश, इजराइल, श्रीलंका का मिनिस्टर तो आज भी रिकॉर्ड पे बोल रहा है। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी एक व्यक्ति को काम दिलाना है। हमें लगता है कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी देश हित में होनी चाहिए। तो इसमें कैसे हमारे विचार समन्वय हो सकते हैं? इसमें तो विचारों का टकराव होएगा ही, और होना संभव भी है, होना चाहिए भी इस देश के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक इंटरव्यू आपके हिसाब से चल रहा है, सेम मीडिया के जैसे हिसाब से चलाइए। मैं थोड़ा सा कांग्रेस के वीक पॉइंट्स पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या कर रही है कांग्रेस आने वाले भविष्य में उसके सुधार के लिए। एक होता है ऑफेंसिव पॉलिटिक्स, और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा ऑफेंसिव पॉलिटिक्स कोई हो ही नहीं सकती थी। आपने दरकिनार कर दिया सोशल मीडिया को, आपने घर बिठा दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को, आपने जमीन जिसको कहते हैं खींच ली भाजपा के पैरों के तले से, जब आप लोगों के पास डायरेक्ट चले गए। जब आप लोगों के बीच में हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं और वो आकर आपसे अपने बात कर रहे हैं, अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनके ऊपर अपनी बात थोप नहीं रहे, इससे बड़ा ऑफेंसिव मूव तो कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने, और अभी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से कितना, मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में इस देश के इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उसको काटा कैसे जाए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही। और ये जो आप ये कह रहे हैं ना, बार बार रेफर कर रहे हैं कि वो फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, ये बौखलाहट है, ये घबराहट है। और आपसे मैं फिर कहूंगी, आप तो माइक्रो माइनर, मुझे तो बड़े शुभचिंतक मेरे मिलते हैं जो कहते हैं अरे भाई थोड़ा आराम से, थोड़ा धीमे से, थोड़ा प्यार से। प्यार मोहब्बत का टाइम गया, अभी आपको लोगों को असलियत दिखानी है, लोगों को बताना है ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या करने के काबिल हैं, ये क्या कर रहे हैं। आज इस देश का कानून मंत्री, भाषा देख लीजिए आप कानून मंत्री की, कानून मंत्रालय में चपरासी बनने लायक भाषा नहीं है उनकी, जो भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर। ये देश का कानून मंत्री है, देश के आईएनबी मिनिस्टर, और उनको तो मैं बोलती हूं और डंके की चोट पे बोलती हूं, अनुराग गोली मारो ठाकुर। पदोन्नति आपकी इसलिए हुई क्योंकि आपने इतनी नफरती भाषण दिया। नफरती भाषण दिया रहता तो अभी राज्य स्तर के मंत्री बने रहते। एक से एक मंत्री भरे पड़े इनके यहां, अपने डिपार्टमेंट का डी नहीं आएगा, एक आंकड़ा पूछ लीजिए नहीं आएगा। राहुल गांधी के ऊपर क्या कहना है, कांग्रेस के ऊपर क्या कहना है, झूठ कैसे फैलाना है, ये जरूर आएगा। तो मुझे लगता है हम बहुत आक्रामक हैं, और आक्रामक आपको अब हम दिखेंगे और होते हुए इसी इंटरव्यू में। नहीं, आपके इंटरव्यू में आक्रामक होकर मुझे क्या मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक है, भारत जोड़ो यात्रा से जनता में जागृति, हम भाजपा के प्रति आक्रामक हैं, लोगों के प्रति मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तो बहुत बेहतर आपने खोला भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस मोहब्बत की दुकान में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के चुनावों को देख लीजिए। अच्छा सवाल पूछा आपने। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ। गुजरात हम हारे, और मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल हारे। हिमाचल में हम प्रचंड तरीके से जीते, तो लोग नहीं आ रहे हैं। जो लाखों करोड़ों लोग हमसे जुड़े, वो क्या बिना ये, और ये कोई पेड आर्मी नहीं थी, ये वो स्टेडियम भरने का काम पैसा दे देकर हमने नहीं किया था और वो भी नहीं भर पाया, हमने ऐसे काम नहीं किए। अपने आप से लोग हमारे पास मुखरित होकर आ रहे थे। आप कह रहे नहीं आ रहे, मुझे तो बड़े आते हुए लेके। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, इसका मैं जवाब दूंगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो चुनाव होता है और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को अगर आप करीब से देखिए, और जिस तरह से वहां का सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल फैब्रिक है, नॉर्थ ईस्ट बहुत डिपेंडेंट रहता है ग्रांट्स फॉर एड्स पर। तो यूजुअली नॉर्थ ईस्ट का जो एक पैटर्न होता है वो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट विद द सेंटर के साथ होता है। और ये जब से चुनाव हो रहे हैं इस देश में, जब से लोकतंत्र की नींव रखी गई है, ऐसा ही होता है। लेकिन एक ये भी सच है कि सुर्खियों के आगे का फाइन प्रिंट की हकीकत बड़ी डिफरेंट है। भाजपा ने त्रिपुरा में सरकार बनाई, बिल्कुल बनाई। भाजपा का वोट शेयर कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। भाजपा की सीट कम हुई, बिल्कुल कम हुई। मेघालय में पहले 47 सीट लड़ी थी, 2 जीती थी, अब की बार 60 लड़ी और 2 जीती। नागालैंड चले जाइए, वोट शेयर कम हुआ। दिक्कत की बात यह है कि, और ये चुनावी हकीकत है कि हेडलाइन के आगे कोई बात नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आगामी चुनाव है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, 6 ये जो चुनाव होंगे, ये इस देश की राजनीति में जिसको एक कहा जाता है माइलस्टोन होंगे। ये पत्थर की लकीर खींचेंगे, क्योंकि कर्नाटक कहां जीत रही हैं आप? हर जगह जीतेंगे हम। आप मुझे रिकॉर्ड करके ले सकते हैं।
कर्नाटक में हम ऐसा कर्नाटक का इलेक्शन सबसे पहले है तो उसकी बात कर लेते हैं। अप्रैल में कर्नाटक इलेक्शन में ऐसी प्रचंड जीत हमारी होने वाली है और उसी से बौखलाए हुए मोदी जी, जिन येदुरप्पा जी को करप्शन के चार्जेस पे घर बिठाया गया था, अब उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। आपने इससे पहले कभी देखा है प्रधानमंत्री मोदी को अपने इंडियन किसी कोलीग को स्पर्श करते हुए, हाथ पकड़ते हुए, गले लगाते हुए? यद्यपि पहले हैं जो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं कर्नाटक में, उनको भी हाथ से थामना पड़ रहा है। 40% कमीशन खोर जो सरकार है वहां की, और ये हम नहीं कह रहे, ये उनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल कहकर खुदकुशी कर लेता है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है। आपके कान में जूना रहेंगे तो वो अलग बात है। आज वहां पर जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में बड़े लगे दिख रहे हैं प्रहलाद जोशी, वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो कम आती थी तो बच्चे ज्यादा पैदा हो गए हिंदुस्तान में। मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूं कि उनकी तीनों बेटियां बहुत सुरक्षित रहे, प्यारी बच्चियां हैं। वो क्या कम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा हो गई? ये सब बेवकूफी के वाहियात बयान ये लोग जो दे रहे हैं। ऐसी वहां से रवानगी होने वाली है कि झोला उठाने का वक्त फकीर साहब का यहां भी आ जाएगा। एक नोट कर लिया मैंने। दूसरा, जितने भी मैंने कहे, मध्य प्रदेश प्रचंड जीत होगी, छत्तीसगढ़ प्रचंड जीत होगी, राजस्थान प्रचंड जीत होगी। राजस्थान में तो 5 साल से ज्यादा किसी एक की सरकार रहती नहीं है। इस बार क्या नियम बदलेगा? इतिहास बदलेंगे फिर आप तो। मुझे लगता है नियम बदलेगा। राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, 500 रुपए पे सिलेंडर, 25 लाख रुपए की हेल्थ योजना, जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने गोधरा होने से बचा लिया उदयपुर में, मुझे लगता है ये एक बहुत ही कुशाग्र सरकार का मानक है और बिल्कुल राजस्थान में हमारी आप सरकार के कुशाग्र होने की दुहाई दे रही हैं, और कांग्रेस में जो राजनीति है, कांग्रेस एकजुट ही नहीं है। कहां पर? राजस्थान में भाजपा है। आपकी मैं सवाल का जवाब मैं कांग्रेस की बात कर, मैं सबकी बात करूंगी। आप कांग्रेस की करेगा, मैं सबकी बात करूंगी। ऐसा है कि कांग्रेस का जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बड़ी चर्चा होती है, लेकिन और मैं इस पर जवाब दूंगी। आपको पता है मैं सवालों से भागती नहीं हूं। बढ़िया। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी में तलवारें खिंची हुई हैं। पाटिल जी और रूपानी जी के क्या रिलेशन था ये सब जानते हैं, पटेल जी और रूपानी जी के क्या ये भी सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य जहां से मैं आती हूं, योगी जी के खिलाफ 100 एमएलए भाजपा के बैठकर अनशन कर रहे थे सदन में, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान में वसुंधरा राजे, पुनिया, गुलाब कटारिया, गजेंद्र शेखावत, आजकल राज्यवर्धन राठौर भी एक नए शुतुरमुर्ग उड़ रहे हैं। इतना अंतर कल है, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है। वो सारी बातें भूल जाइए। अमित शाह और योगी जी की ही बात कर लीजिए, उसकी भी चर्चा नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं, कांग्रेस का जो डीएनए है, हम आजादी के आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है। हमारा डीएनए जो है वो डिसएग्रीमेंट का है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मेरा भी बहुत मतभेद होता है सबसे। मैं खूब अपनी बात कहती हूं और जरूरी नहीं है कि मैं वो बात पब्लिकली कहूं। अनुशासनहीनता बिल्कुल है कांग्रेस में, लेकिन वो भी शायद जीवित लोकतंत्र हमारे अंदर जो है उसकी निशानी है। हम 8 बजे शाम को एक खर्रे से नहीं बोल देते कि 2 साल अब नड्डा जी अध्यक्ष बने रहेंगे। हमारे 9000 चुने हुए डेलीगेट चुनाव करते हैं खरगे जी का, और यही नहीं, अधिवेशन में उसको रैटिफाई किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने बात कही, एकजुट नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद बिल्कुल है, और वो मतभेद चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वो आपको लुप्त होते ही दिखेंगे। आप कन्विंस ना दिखिए, वोटर कन्विंस दिखेगा। मैं आपको कन्विंस करने में क्यों अपनी एनर्जी जाया करूं? नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनको वो सम्मान मिला नहीं, और आप जानती हैं कि किसको? सचिन पायलट जी को, और या फिर किसी भी मंच से देख लीजिए, सार्वजनिक मंच से देख लीजिए, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कर रहे थे, तो जहाँ से वो निकले, इधर पीछे गहलोत साहब शुरू हो गए। कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं। वो कहते हैं कि भैया कोविड का वो जो वायरस है वो हमारे राजस्थान में आके अटका हुआ। देखिए, बयान तो ऐसी ठीक है, तो क्यों, अगर मन में कुछ ऐसा है ही नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीति महत्वाकांक्षाओं का नाम है, और महत्वाकांक्षा दोनों तरफ है, और इसको मैं गलत नहीं मानती हूं। लेकिन हमारे यहां से ईडी और सीबीआई नहीं छोड़ दी जाएगी आपके पीछे अगर लगेगा नहीं। तो महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में आपके एक सेम उसी पैलर के जो नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने पार्टी तोड़ दी।
सरकार से आप बाहर आ ज्योतिरादित्य गए। सिंधिया हमारे किसके नेता थे, क्या बोला आपने शब्द? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नहीं, आपने कोई एक वो यूज किया विशेषण उनके लिए, खैर हाँ। नहीं विशेषण नहीं था वो, खैर ठीक है। तो वो भी पीछे हट गए आपके मध्य प्रदेश में, जिस वजह से आपकी सरकार गिर गई, जबकि आप मजबूती से चुने हुए पार्टी थी वहाँ पे। ऐसा क्या कारण हो? अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसको मजबूत नहीं किया जाएगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है। अनिल जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, राजस्थान में ऐसा होगा। मैं एक बहुत कटु बात बोलने जा रही हूँ। मेरे लिए? आपके लिए नहीं, जो लोग सुनेंगे हमारी पार्टी के लोग, उनके लिए। शायद इसको मेरा दम भी समझा जाए, शायद मेरा अहंकार भी समझा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के हैं, अगर आपने कभी कांग्रेस का वास्तव में हाथ थामा है दिल से, अगर आप कांग्रेस की विचारधारा है, अगर आपने कांग्रेस के मूल्यों को समझा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते, आप राजनीति छोड़ सकते हैं। और राजनीति बहुत टफ है, मैं समझती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले राजनीति से त्याग देना पसंद करूंगी। अगर आप 360 डिग्री का आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं गुलाटी मारना, और आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, तो आप विशुद्ध कांग्रेसी तो कभी थे ही नहीं। आपने ना मूल्य समझा, ना वो समझा। आप 2 दिन पहले तक मोदी को अपशब्द कहते हैं, उनकी विभाजनकारी नीतियों में बात करते हैं, 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री के अलावा आपके मुंह से बोल नहीं निकलते हैं। आप 2 दिन पहले तक सरकार की नीतियों पर सरकार को घेरते हैं, 2 दिन बाद आप जाके नोटबंदी को ही अच्छा ठहराने लगते हैं। तो चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या दूसरा कोई हो जिसने भाजपा का दामन थामा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल स्पेस जो होती है वो भी लिमिटेड है। तो मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी बन सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षा होती है। तो आप लाइक माइंडेड पार्टी में चले गए, आपने अपना दल बना लिया, आप थोड़ा सा बिफर गए, वो अलग बात है। आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, तो इनके लिए जयचंद का नाम दिया। लेकिन युवाओं को भी तो मौका देना चाहिए ना। किस युवा को मौका नहीं दिया गया? सचिन पायलट, फिर से मैं वहीं पे टिका हूँ। सचिन पायलट एक अकेले युवा है पार्टी में? राजस्थान में तो हैं, मुझे लगता है पुराने नेता हैं, पुराने लीडर हैं। आपका ये आकलन, मैं इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस जितना युवाओं को मौका देती है, कौन सी एक अकेली पार्टी है जो अपने अधिवेशन में इस बात को रैटिफाई करती है 50 अंडर 50 की 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहती है कि 50% पद पर SC, ST, OBC, विमेन और माइनॉरिटीज दिया जाएगा? हमारा संविधान हमने बदल दिया ये करने के लिए। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और एक व्यक्ति को एग्जाम्पल, और मैं सचिन पायलट जी मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में से एक हैं, बहुत अभिन्न मित्रों में से एक है। मुझे लगता है कि उनका कांग्रेस में, उनका युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है वो, और जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। पर जैसा कि मेरे नेता कहते हैं, पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। मोदी लहर में आप भरोसा करती हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? क्या ये कारण? इसलिए भरोसा नहीं करती हूं क्योंकि जब पत्रकार लोग मोदी लहर की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि 20 करोड़ लोग 2019 के चुनाव में मोदी जी को मिले थे, 12 करोड़ तो कांग्रेस को मिले थे, और समूचे विपक्ष को तो उनसे बहुत ज्यादा वोट मिले। तो ये लहर वहर ना, ये टीवी की सुर्खियों के लिए अच्छी रहती है। हाँ, लेकिन 2019 के चुनाव में आप भी नहीं, मैं आपने क्योंकि लहर का शब्द प्रयोग किया तो मैंने बोला। मैं इसलिए पूछ जो लिया लहर आपसे, उठती है लहर वो की बात पीछे भी इसलिए जाती थी, है। लहर की बात इसलिए थी, और अपने साथ बहुत कुछ तट से लेकर चली नहीं, मैं जाती पूरा है। सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। कि मीडिया छोड़ने के बाद आप महाराजगंज गई, वहाँ से आपको टिकट मिला, टिकट पे आपने चुनाव लड़ा। जितना दायित्व था, दारोमदार भी आपके ऊपर उतना ही था, क्योंकि आपके पिताजी की वो सीट थी, वहाँ से वो जीत के संसद भी पहुँचे थे। तो मेरा सवाल इसीलिए था कि क्या कहीं मोदी लहर की वजह से आपको चुनाव हार गई, या फिर जनता ने आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी लहर या एक्सेप्टेंस की बात है। मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा घर है वो, तो आज नहीं तो कल मैं चुनाव वहां से जीतूंगी। और ये मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मैं हारने का कारण? बहुत सारे कारण थे, बहुत लेट गई। कारण ये भी था कि पिताजी की मृत्यु के बाद मैं, क्योंकि नौकरी करती थी तो मैंने क्षेत्र देखा नहीं था। कारण ये भी था कि हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था यहाँ पे। बहुत सारे कारण थे। मुझे लगता है कि हार का एक कारण नहीं होता, हार के बहुत सारे कारण होते हैं। हार क्या सिखाती है आपको, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को भी, मेरे पिताजी ने महाराजगंज में उम्र के करीब 45 साल बिताए, और वो पहले जनता पार्टी में। हाँ, और वो महाराजगंज जाते नहीं थे, वो महाराजगंज में रहते थे, वो दिल्ली और लखनऊ आते थे। और वो ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो हमारे जिले का जिसको नाम से नहीं जानते थे।
और शायद ही ऐसा कोई पुलिस थाना कचहरी का मामला हो जो उनके पास नहीं आता था, और उनके डर से लोग कांपते नहीं थे। और डर इस बात का नहीं कि वो किसी को कुछ कर देंगे, डर इस बात का कि सच का ऐसा साथ देंगे कि लंका लगा देंगे झूठ वालों की। तो मुझे लगता है कि उस तरह की राजनीति उन्होंने करी और उनका बहुत सम्मान है। मुझे लगता है कि जिस तरह का सम्मान मुझे मिलता है वहां जाके, वो उनके कारण मिलता है। अब क्योंकि पिछले 3 साल में लोगों ने मुझे देखा, लोगों ने मेरे विचारों को सुना, मैं वहां पे बहुत वक्त भी बिताती हूँ, चीज़ें बदल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर हार कुछ सिखाती है, और इस हार ने मुझे ये सिखाया कि आपको लोगों के बीच रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की कुछ और जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर हैं जो मेरे पिताजी पर नहीं थी। और वो जिसको कहते हैं ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स बड़े स्वच्छंद होकर कर सकते थे। मैं शायद सुबह 4 बजे जब फोन आता है कि मेरे परिवार का ज़मीनी विवाद हो गया, तो मैं भी एसडीएम को और तहसीलदार को फ़ोन करती हूँ, लेकिन सुबह 4 बजे वो करना और रात के 10 बजे तक डिबेट करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ से अभी भी फ़ोन आते हैं लोगों का, कोई काम फंस जाता है? बिल्कुल आता है, मैं वहाँ जाती रहती हूँ, बिल्कुल फ़ोन आता है, अलग अलग तरीके के फ़ोन आते हैं। ज़मीन के विवादों पे फ़ोन आते हैं, थाना पुलिस के निरंकुशता पे फ़ोन आते हैं, डकैती चोरी पर फ़ोन आते हैं, हत्या अगजनी पर फ़ोन आते हैं। आगे तब बोलिएगा जब मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। वहाँ की भाषा भोजपुरी है? बिल्कुल बोलती हूँ। बोलती हैं आप? नीक। यूपी में काबा? यूपी में अभी अबहिन योगी बा, पर यूपी में बदलाव की बयारो बा 2024 के लिए। मतलब मैंने जवाब दे दिया। यूपी में काबा का जवाब सिर्फ इतना छोटा? केस हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और आपने एकदम छोटा जवाब दिया। नहीं, यूपी में वो नहीं है, वो योगी जी की कुशासन के चलते हैं। यूपी को बदनाम कोई करे, ये मेरे लिए थोड़ी सी व्यक्तिगत विषय हो जाता है। जब मैं हेडलाइन भी देखती हूँ कि यूपी, परसों नरसों में एक हेडलाइन देख रही थी, यूपी में नर पिशाच कुछ ऐसे करके चल रहा था, मुझे वो दिक्कत है। यूपी में इस देश की 1/6 आबादी रहती है, तो यूपी को बदनाम न किया जाए, यूपी के कुशासन को बिल्कुल बोला जाएगा। यूपी में योगी जी को लगता है कि डरा कर, धमका कर, गरिया कर, धकिया कर शासन चला लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि आप लोगों के घर पे बुलडोजर चला दीजिएगा? आपको लगता है कि एक लड़की और उसकी मां जिंदा जल के मर जाते हैं और आपकी डीएम नाचने में व्यस्त थी किसी फंक्शन में, इसको यूपी स्वीकार करेगा? चुनाव जीत लेना सिर्फ मकसद नहीं होता है। मुझे लगता है कि यूपी में आज की तारीख में, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो आर्थिक असमानता की बात हो, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कहीं पर एक जो डर का माहौल है, और वो डर का माहौल इससे पहले कि कोई मुझसे पूछे सिर्फ अल्पसंख्यकों में नहीं है, वो डर का माहौल दलितों में है, वो डर का माहौल वहां के थोड़े बहुत जो आदिवासी हैं उनमें है, वो डर का माहौल एक बहुत ही कास्ट रिडन सोसाइटी शायद पिछले कुछ वर्षों में यूपी और बनता गया है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबका घोलमेल योगदान रहा है। राहुल गांधी की छवि पहले से कितनी बेहतर हुई है? राहुल गांधी की छवि का जो आकलन करते हैं वो गलत आपके हिसाब से राहुल गांधी क्या है? मैं ऑनेस्टली जवाब दे रही हूं। बेशक। राहुल गांधी मेरे लिए व्यक्ति से बढ़कर विचार है, और इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैंने इतना बेखौफ होकर, इतना निडर होकर, इतना बेझिझक होकर वो कहते सुना है जो लगता है कि सच है। उनको सरकार से बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए सवाल पूछते सुना है। वो कहते हैं 55 घंटे क्या 55 दिन और 55 महीने बिठा लो, मैं सवाल तो ऐसे ही पूछूंगा। और वो सिर्फ ये कहते नहीं है, वो करते भी हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, पूरे विपक्ष में, समूचे विपक्ष, और मैं विपक्ष की बड़ी इज्जत करती हूं, बिकॉज विपक्ष की राजनीति करना आज की तारीख में इस देश में बहुत मुश्किल है। समूचे विपक्ष में राहुल गांधी जी जितनी कंसिस्टेंसी और शिद्दत से कौन सरकार को घेरता है? और राहुल गांधी जी पर सरकार की ईडी, सरकार का इनकम टैक्स, सरकार की संस्थाएं, सरकार की पूरी टोल आर्मी, सरकार का पूरा तंत्र लग जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का वो विचार मानती हूं जिसका जीवित रहना और जिसका बचे रहना और जिसका विजयी होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। आपके विचार अगर राहुल गांधी जी के प्रति इतने दृढ़ हैं और आप कह रही हैं कि बेस्ट हैं और लड़ते अगर हैं, नहीं हैं, ठीक है, हैं, तो फिर
मेरा एक सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं पूछना चाहता हूँ, एक आम जनता, एक वोटर के रूप में, सिर्फ पत्रकार के नाते नहीं, कि आखिर क्यों राहुल गांधी की छवि को धूमिल होने दिया गया? नहीं, गलत हुआ, बिल्कुल मैं मानती हूँ। क्या इसमें मतलब देखिए, आप एक बात कांग्रेस समझिए। के जो पुराने नेता रहे या फिर जैसे भी लोग रहे, आपके उन्होंने काउंटर नहीं किया या फिर बेहतर करने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की उन सारी चीज़ों? देखिए, 2012 में मैं पत्रकार थी और 2012 में मैंने ये होते हुए देखा। 2012 से बड़ा पैसा मीडिया में, मीडिया के डिबेट्स में, टेलीविजन में कौन लोग आएंगे, कौन गेस्ट आएंगे, एंकर क्या लाइन लेगा, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से छवि धूमिल करनी शुरू करी गई। मैं दोषारोपण नहीं करूंगी, लेकिन जितनी आक्रामकता आज है झूठ के खिलाफ, अगर उतनी तब होती तो शायद ये सफल ना हो पाते। आपके चैनल में भी पैसे आए थे उस दौरान? नहीं, क्योंकि मैं उस चैनल की हेड थी। किस चैनल में थे आप? ईटी नाउ ET9 की एग्जीक्यूटिव एडिटर थी मैं। सारी मीडिया को खरीदा गया, प्रलोभन दिया गया। देखिए, खरीदना सिर्फ पैसे से नहीं होता है। आप मीडिया में रहे हैं, खरीदना इक्विटी से होता है, एक्सेस से होता है। कौन मंत्री किससे कितना मिल रहा है, वो भी एक तरह का मीडिया प्रलोभन है। आप कुछ एडिटर्स को अगर देख लीजिए तो वो बेचारे प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर ऐसे लगाते हैं कि विष्णु के 10वें अवतार के साथ फोटो खींचकर लगवा दिया, जीवन जो है वो सफल हो गया, इसके बाद अंतिम सांस ले लें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह के भी एक प्रलोभन होता है। फिर प्रलोभन होता है कि आपको आपके चैनल ने निकाला, आपको उससे बेटर जगह में, तिहाड़ से आपकी वापसी हो गई, उससे बेटर जगह में आपको प्लांट कर दिया जाता है। फिर एक प्रलोभन होता है कि आपके बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। फिर प्रलोभन होता है कि आपके बच्चे बड़े बड़े मंत्रियों के लिए उनके चेंबर्स में काम करने लगते हैं। और फिर मॉनेटरी प्रलोभन बिल्कुल होता है। आपको कभी मौका मिला? एक मिनट मैं आपको बताती हूं, कहीं पर लेकिन इस सब के पीछे ओनरशिप ऑफ मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मीडिया की ओनरशिप कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाती है तो यह ज्यादा होता है, क्योंकि अधिकांश कॉर्पोरेट्स के लिए जो मीडिया का बिजनेस है वो चिल्लर चेंज है। उनके प्रॉफिट जो होते हैं वो 55,000 60,000 करोड़ के होते हैं। तो 3,000 करोड़ का एक चैनल चलाना कौन सी बड़ी बात है। वो उनके लिए प्रोपेगेंडा के लिए, सरकार को खुश रखने के लिए किया जाता है। और आप लगातार देखते जाइए, NDTV, नेटवर्क 18, बाकी और ग्रुप्स, जहां पर भी कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर निष्पक्षता रह ही नहीं सकती है। आपको कभी किसी ने मौका दिया खरीदने की कोशिश? ना किसी की औकात है और ना किसी की हिम्मत है कि मुझे खरीद सके। लेकिन ये एक सच है, और एक सच ये भी है कि जब मैं पत्रकार थी तो मेरा बीजेपी से भी उतना अच्छा संबंध था जितना कांग्रेस से था, और शायद ऑब्जेक्टिविटी के कारण था। मैं अकेली पत्रकार हिंदुस्तान में थी जिसने 3 साल लगातार, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अरुण जेटली का फाइनेंस मिनिस्टर इंटरव्यू किया, और जिसको चिदम्बरम जी ने भी सेम डे इंटरव्यू दिया। अदरवाइज हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान का मीडिया का ये बदहाली है कि जिससे एक बात करता है उससे दूसरा बात नहीं करता है। मैं अकेली पत्रकार थी, और मैं, आप उठा के देख लीजिए डेटा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। थोड़ा बहुत कांग्रेस सांसद की आप बेटी थी इस वजह? कांग्रेस के नेताओं को यह पता ही नहीं था कि मैं अपने पिता की पुत्री हूं। जब मेरे पिता की डेथ हुई तो चंद्रामरम जी को पता चला कि मैं अपने पिता की पुत्री हूं, तो आपको सोच के अचंभित होगा। जयराम रमेश जी जो मेरे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनको अभी थोड़े दिनों पहले पता चला कि मेरे पिता कांग्रेस के सांसद थे। इसके पहले किसी को नहीं मालूम था? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन भाजपा में सबको पता था। अच्छा, और कांग्रेस में नहीं? वो वेट अच्छे से करते हैं। तो जब आपको रैंडम बुलाया गया 2019 में चुनाव लड़ने? रैंडम नहीं बुलाया गया, मैं जानती थी, मतलब मैं कांग्रेस के इकोसिस्टम को तो जानती हूँ। लेकिन जो मंत्री लोग थे जिनके पास में जाके मिलती थी, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? मतलब कांग्रेस के अलावा मैं किसी को क्यों चुनूंगी, क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस एक पत्रकार होने के नाते भी आप पार्टी के विचारधारा में थी जब आप पहले एक पत्रकार हैं, आप वोट देने जाते हैं ना। हाँ, जब आप बैलेट बॉक्स पे वोट देते हैं तो आप एक व्यक्ति विशेष बन जाते हैं, आप एक सिटीजन के तौर पर वोट देते हैं। लेकिन कोई भी, और आपको क्या लगता है, मैं 4 साल से मीडिया के डिबेट्स में मन भर के भाजपा को खरी खोटी सुनाती हूं और उनकी, जिसको कहते हैं, हुलिया टाइट करती हूं। आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा बोल पाते हैं मेरे पत्रकार दिनों के बारे में? क्योंकि मैं एक बहुत ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट थी। अगर कुछ अच्छा था तो मैं अच्छा बोलती थी, अगर कुछ बुरा था तो मैं बुरा बोलती थी, और मुझे बहुत एक्सेस था। मैं मोदी जी तक से मिली हुई हूं, और बहुत बार मिली हुई हूं। डावोस में भी उनसे, जब वो पहली बार गए तो उन्होंने मुझे बुलाकर बात करी थी। तो मैं क्यों नहीं ये निकाल पाते हैं? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसे व्यक्ति को जो आज विपक्ष में और कांग्रेस की मैं एक मजबूत आवाज हूं, मेरे खिलाफ तो इन्होंने घोड़े छोड़ दिए होते, क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? अब भाई बात एक और, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? क्योंकि मेरी निष्पक्षता पर बेचारे सवाल नहीं उठा पाते हैं, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। पहली बात क्लीन छवि रही आपकी पत्रकारिता में, दूसरी बात महिला की मजबूत नेत्री हैं इस वक्त, और सबसे मजबूत आवाज भी टीवी डिबेट से लेकर। सबसे नहीं पता, लेकिन मजबूत आवाज तो है। ये तो अपने मुंह से ही कह दूंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। एक सवाल है, क्या महिलाओं की अनदेखी होती है कांग्रेस में? मुझे देख के आपको लगता है महिलाओं की अनदेखी होती है कांग्रेस में? तो प्रियंका चतुर्वेदी क्यों चली गई? मुझे लगता है हर व्यक्ति अपना राजनीतिक सफर खुद तय करता है, और प्रियंका चतुर्वेदी जी का क्योंकि आपने नाम लिया, और मैं यूजुअली जो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं उन पर नहीं टिप्पणी करना चाहती हूँ, प्रियंका मेरी मित्रों में से एक है। प्रियंका को अगर कांग्रेस से और कांग्रेस की कार्यशैली से इतनी शिकायत होती तो वो भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ सम्मिलित ना होती, राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चलती। उनका आना इस बात का सूचक है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई कारण होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होती है। पहले आप मुझे बात खत्म कर ले, अब आप टीवी जर्नलिस्ट के काम मत करिए। हर व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा होती है, और मुझे लगता है कि उनका अपने रीजंस रहे होंगे, लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस औरतों की पूछ नहीं करती इज एब्सोल्युटली बिजार। मार्केट में ये भी खबर उड़ती रहती है कि ये कौन सा मार्केट है? यही मार्केट, पॉलिटिकल मार्केट, राजनेताओं का मार्केट, खबरों का मार्केट। उसमें कहा जाता है कि भाई राज्यसभा का टिकट नहीं मिला उनको, 9-10 साल उन लोग लगातार पार्टी की सेवा करती रहीं, जब जहां पार्टी ने भेजा वहां चली गईं, बच्चियां उनकी छोटी थी बावजूद उसके, बच्चा और बच्ची। तो ऐसा क्या कारण है? क्या सही में उन्होंने कोई टिकट मांगा था पार्टी से? मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगी। क्यों मैं उन पर टिप्पणी करूं? आज उनके अपने कारण रहे होंगे, उनके अपने कारण रहे होंगे, उन्होंने किस कारण से छोड़ा। इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो बेहद कम है, 10% से भी कम है। तो उस पर आपके विचार क्या हैं? और कांग्रेस में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उस पे आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो भारत की राजनीति पे आपने क्योंकि सवाल पूछा, तो ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि इस चीज के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, क्योंकि कल ही महिला दिवस गया है। और महिला दिवस पे हम लोग खूब ताली पीटते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात, लेकिन उसके बाद कुछ होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद होना क्या चाहिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लोकल बॉडीज में पंचायत हो गई, ब्लॉक हो गया, इस तरह के जो पंचायती राज है, वहां पर अफर्मेटिव एक्शन के कारण जितने चुने हुए लोग हैं उसमें से 30%, 33% महिलाएं हैं, कहीं कहीं 50% महिलाएं हैं। लेकिन उसी के बाद जब आप विधायक के चुनाव पर आ जाते हैं तो वो 1/3, 1/10 बन जाता है इमीडिएटली, द नेक्स्ट जंप। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टिकट देने से बचती हैं, ये एक सच है, और इसमें मुझे कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महिलाओं का जो रोल है राजनीति में वो एक कारण हो सकता है, महिलाओं का जो एज अ होम मेकर रोल होता है। कारण एक ये है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पिरामिड होता है, आप लोअर रैंक्स में हैं, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर सीनियर मैनेजमेंट, फिर सीईओ। कितनी सीईओज औरतें बनती हैं? क्यों? क्योंकि औरतों की और कोई बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप होम मेकर होते हैं, आप एक माँ होते हैं, आप एक बहू होते हैं, आप एक पत्नी होते हैं, आपको बहुत सारे और भी काम करने रहते हैं। कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना रहता है। ये उनकी जिम्मेदारियां होती हैं या समाज ने उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां थोप दी हैं? नहीं, जिम्मेदारियां मुझे नहीं लगता मेरे ऊपर कोई थोप रहा है। मैं एक बिल्कुल अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, बनती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी पत्नी हूँ, मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन-लॉज से आप पूछेंगे तो शायद मुझे वो अच्छी बहू भी मानेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है क्योंकि आज के दौर में मेरे ऊपर किसी ने जिम्मेदारी थोपी नहीं है। इट ऑल्सो कम्स नेचुरली टू वुमेन। वी ब्रिंग लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड, वी आर केयर गिवर्स। आप ये एक पुरुष कभी नहीं कह सकता कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकता हूं। तो एक ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेकिंग। आप जितने फियर्स हैं उतने फेमिनिन है। मैं जितनी शिद्दत से नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं जितनी शिद्दत से लड़ती हूं उतनी शिद्दत से मैं प्यार भी कर सकती हूं। तो मेरा अपना मानना यह है कि अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। सोनिया गांधी जी ने जो राज्यसभा में विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कराया, उसको लोकसभा में पास कराने का वक्त अगर 2023 में नहीं आएगा तो कब आएगा? और प्रचंड बहुमत की सरकार है। विमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल का मां पर सांप सूंघ जाता है। हमारे पास तो बहुमत नहीं था, घोर आपत्ति थी हमारे घटक दलों को भी, नहीं हो पाया। राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में नहीं हो पाया।
आप लाइए, प्रचंड बहुमत आपके पास है, जो कानून पास कराना चाहते हैं आप पास करा लेते हैं। और इस पर मेरे नेता ने कहा है अनकंडीशनल सपोर्ट हम देंगे, बिना शर्त इस पर सहयोग देंगे। क्यों नहीं लाते हैं? कराएं ना ये पास, फिर देखते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब 40% टिकट की भागीदारी करी तो हमारा बड़ा माहौल बनाया गया। ये कहा गया कि आप वीक हैं इसलिए एक्सपेरिमेंट वहां कर सकते हैं। अरे कहीं तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहीं तो महिलाओं को प्रधानता देंगे। उस पर भी मुझे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर राजनीति जो है वो समाज का एक प्रतिबिंब है, और जितना धीरे धीरे ये बेड़ियां टूटेंगी पुरुष प्रधान समाज की, उतनी राजनीति में भी टूटेंगी। एक्चुअली मैं इसी सवाल से फिर ख़त्म करना चाह रहा था अपने इंटरव्यू को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया। इसलिए भी क्योंकि आज जब फेमिनिज़्म की बातचीत होती है तो वहाँ पे ये बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारियों में ज़बरदस्ती इस समाज ने बांधा है, जिस वजह से उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। अब जैसे घर में बच्चे पालने की बात हो जाए या फिर बच्चा पैदा करने की बात हो जाए, अगर वो नहीं भी करना चाहता ना, नहीं अगर वो नहीं भी करना चाहती है, और वो श्रेय तो महिला को ही मिल सकता है, ठीक है, अगर वो नहीं भी करना चाहती है तो समाज उसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि करना चाहिए। तो फिर राजनीति में या फिर अन्य जगहों पे या उसके घर में ही उसको समानता का अधिकार कहाँ है? उसको खुद से सेल्फ डिसीजन लेने के अधिकार। और इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत हर स्तर पे करनी पड़ेगी। मैं आपकी इस बात से एक औरत होने के नाते थोड़ा अग्री नहीं करती हूं। मुझे लगता है कि जो समाज जिम्मेदारियां थोपता है, ये औरतों के ऊपर भी है कि आप कितनी जिम्मेदारियों का आवरण ओढ़ लेना चाहते हैं। इंक्रीजिंगली जितना शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जितना महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, धीरे धीरे वो समानता भी आएगी। लेकिन क्या मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन गलत ये माना जाता है कि आपको मैस्कुलिन होना पड़ेगा। आप आदमियों की तरह दिखिए, आदमियों की तरह बात करिए, उनकी तरह शैली करिए। यू कैन बी एब्सोल्युटली फेमिनिन। लुक एट मिसेस गांधी, लुक एट प्रियंका जी, आई मीन look at any women that I know. Look at me. Absolutely, I am extremely proud to be a woman. Would I want to ever be born a man? Never ever. Not the living daylights out of me. I'm extremely proud to be a woman. I'm proud to be a mother. मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक बहन हूँ, और मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। और इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि शायद आप, मेरा जो परिवेश है, जो मेरा परिवार, जहाँ पे मैं पैदा हुई और फिर जहाँ पर मेरी शादी हुई, एक बहुत इक्वालिटी का, एक बहुत समानता की बात करते हैं। हमारे यहाँ कभी लड़के या लड़की का फर्क तो भूल जाइए, लड़के या लड़की, मतलब कभी हमें लगा भी नहीं कि हम अलग हैं और भाई अलग है मेरा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें कभी नहीं लगा, और ये श्रेय मेरे परिवार को जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जो समाज के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं या राजनीतिक दलों पर फोड़ते हैं, वो ठीकरा परिवारों पर फोड़ना जरूरी हो जाता है। आपके यहां अगर लड़की जन्मी है तो आप क्या उसको वो सारे अवसर देने के लिए तैयार है जो एक लड़के को देने के लिए तैयार है? आप सुरक्षित रखिए, आप लड़की को सहेज कर रखिए, आप लड़की को प्यार से पालिए, आप उसके सारे शौक पूरे करिए, लेकिन क्या आप उसको वो समान अवसर देंगे जो आप एक लड़के को देते? सारी बात आकर यहीं टिक जाती है। अगर आप समान स्तर देने के लिए तैयार हैं तो ये समाज दरकिनार हो जाएगा। आप समाज को दरकिनार करके काम करते हैं। आपको लगता है ना कि अभी तक वो समाज में वो जागृति आई नहीं है लोगों में? नहीं आई, और न जाने इसमें, और इसी में महिला सुरक्षा, इसी में महिलाओं का कामकाज कम होना, इसी में महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है कम होना, इसी में आज भी भ्रूण हत्या होना, इसी सब में निहित है कि ये तभी आएगा जब एक तरह से परिवार भी जागरूक होंगे। The smallest unit of change is not a political party. The smallest unit of change is a family. आखिरी सवाल, क्रिकेट पसंद है आपको? थोड़ा बहुत, उतना नहीं देखती, मतलब जितना मेरे लड़के और मेरे पति ऑब्सेस्ड हैं उतना नहीं ऑब्सेस्ड हूं, लेकिन हाँ देखती हूँ थोड़ा बहुत। आज का क्रिकेट देखा आपने? देखा मैंने, उस स्टेडियम में मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम के स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्र ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी एक प्रतिमा या जो भी फोटो गिफ्ट करी, वो देखा मैंने। आत्ममुग्धता का ये जो लेवल है ये दूसरा है, ये राजनीति ने कभी नहीं देखा। तो ऐसा तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसा किया था, आपको याद होगा। क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर के पाकिस्तान के जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे 2011 में आए थे, हाँ,
तो ऐसा तो पहले भी हो चुका है, इसमें नया क्या है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के स्टेडियम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अभन्य मित्र ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा दी थी। मुझे तो नहीं याद है, पता नहीं कौन सा इतिहास आप बता रहे हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिकेट डिप्लोमेसी करिए। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने आज मतलब आपका सवाल है कि स्टेडियम दूसरा हो जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ये सवाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए कैमरा जीवी तो मोदी जी है ना, कैमरे से उनका प्रेम कोई भंग नहीं कर सकता है। कैमरे और उनके बीच में फिर कोई आ जाए तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ये उनकी फितरत है। थोड़ी सी इस फितरत में लोगों के बारे में भी सोच लीजिए, थोड़ा सा उस गरीब के बारे में भी सोचिए जो 23 करोड़ लोग आपने गरीबी की सीमा रेखा के नीचे ढकेल दिए। थोड़ा सा उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनका रेप आपके एमएलएस कर देते हैं। थोड़ा सा उन गरीबों के बारे में सोचिए जिनके लिए आटा तेल बड़ा महंगा हो गया। आप तो पकौड़ा तलने की हिदायत देते थे, 90 रुपए का तेल 220 पे कर दिया। थोड़ा उन लोगों के बारे में भी सोच लीजिए, फिर फोटो खिंचाते रहिएगा। फोटो खिंचाने के तो सारा जीवन पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग का भी एक समय सीमा है। काफ़ी सारी बातचीत हुई और तमाम चीज़ों का जवाब आपने दिया। हालांकि मैं जब भी आपसे बातचीत करता हूँ मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैडम एकदम हमेशा फॉर्म में रहती हैं, नीचे हो ही नहीं सकती, नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है, हमेशा फॉर्म में रहना अच्छी बात है। लोड है। नहीं, बंदूक नहीं। मुझे तो नहीं लगा मैंने कुछ भी आक्रामक बात करी। असर्टिव बात करना, अगर एक पुरुष ये बात करेगा तो कहा जाएगा कितना कॉन्फिडेंट आदमी है, महिला करेगी तो आक्रामक है। ये पैमाना आपको भी बदलना पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ दिया ना। अब देखिए, खत्म हो रहा था, फिर एक सवाल दिमाग में आ गया। सवाल ये, अगर एक पुरुष ऐसे बोलता तो आप कहते क्या धारा प्रवाह बोलते हैं, और मैडम जो है वो फॉर्म में रहती हैं। ये भी एक विरोधाभास। अगला सवाल पूछ के मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि आज की राजनीति में होता क्या है ना, कि जितने भी प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, टीवी पे लोग ज़्यादा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो भाषा की मर्यादा ख़त्म हो गई है। ठीक है, कोई किसी को पप्पू कहता है, कोई किसी को गंदी नाली का कीड़ा कहता है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या उन सभी नेताओं को ये नहीं याद रहता है कि आम जनता उन्हें देख रही है और उनसे उनके पार्टी के विचारों के बारे में भी समझती है। अगर मेरे नेता को मेरी प्रेजेंस में, मैं वहां मौजूद हूं शो पर, अगर मेरे नेता के खिलाफ अपशब्द कहे जाएंगे तो मैं मूक दर्शक बन के नहीं बैठूंगी। गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली का कीड़ा ही बताऊंगी। अगर तुमने मेरे नेता के बारे में ऐसी बातें बोली जो मर्यादा की सीमा लांघती हैं, आप इधर उधर की बातें कहते रहते हैं, कहते रहिए, लेकिन मर्यादा की सीमा अगर आप मेरे नेता के लिए, मेरे अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष के लिए कहेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखिएगा उस व्यक्ति ने क्या कहा था सोनिया जी के लिए। मैंने तो शायद बहुत थोड़ा बोल के छोड़ दिया, बोलना और चाहिए था, और इसका बिल्कुल मलाल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी। थैंक यू। और आखिर में एक आग्रह करना है, क्योंकि हम लोग नए सिरे से अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिस्ट नाम है हमारे प्लेटफॉर्म का, सब्सक्राइब करने के लिए जी, JIST। यू वॉचिंग अस ऑन जिस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैंने कैसा इंट्रो लिया आपका, वो बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया, मजा आया बात करके। चलिए, बहुत बहुत तीखे सवाल, तल्ख सवाल बहुत होने चाहिए, तभी इंटरव्यू का मजा आता है। लेकिन सवाल पूछने वाले की गरिमा और सवाल का जवाब देने वाला गरिमा भंग ना करे तो ऐसा इंटरव्यू होगा। आप सवाल अगर भाजपा का प्रवक्ता बन के मुझसे पूछेगा तो जवाब भी फिर आपको वैसा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।